नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ में 24 के लिए विजय का रोड मैप तैयार कर दिया है। 24 के चुनाव में 168 सीटें निर्णायक साबित होने वाली हैं। 3 राज्यों की 168 सीटों पर जीत का फॉर्मूला अमित और पीएम मोदी ने निकाल लिया है। 19 से भी बड़ी जीत का रोड मैप मिलकर बनाया है। मोदी विरोधी परेशान है। अगर ट्रिक लगा देंगे। बीजेपी का वो प्लान क्या है जिससे तीसरी बार सत्ता में बैठने का रास्ता तैयार हो रहा है? वो 3 राज्य, 168 सीटें कौन कौन सी हैं, साबित हो सकती हैं। एक एक सीट की वोट का कैलकुलेशन, जाति वाला फैक्टर, सब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। 24 में तस्वीर क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। कानून व्यवस्था धाएं धाएं, सासाराम में बमबाज, सुशासन बाबू पर बड़ा दाग। नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। नीतीश कुमार के गढ़ में ही रामनवमी पर पत्थरबाजी हुई। दनादन गोलियां चली, 1-2 राउंड नहीं बल्कि 12 राउंड। 24 के चुनाव को विपक्ष सबसे बड़ा चुनाव बता रहा है। महागठबंधन नीतीश कुमार अपने ही सियासी गढ़ में घिरते जा रहे हैं। बिहार के नवादा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 24 के लिए 40 सीट का ऐलान कर दिया। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना है, इसमें बिहार की जनता को पीस रहे हैं। मैं आज लालू जी को भी कहने आया हूं, लालू जी, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आप भी गलतफहमी में हो, नीतीश जी भी गलतफहमी में है, मगर की जनता स्पष्ट रूप से निर्णय कर बैठी है कि बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है। नालंदा और सासाराम में रामनवमी पर हिंसा, उपद्रव हुआ। गृह मंत्री अमित शाह बिहार में बीजेपी क्यों नीतीश कुमार पर सबसे ज्यादा प्रहार कर रही है, तो सबसे पहले इसे समझिए। नालंदा कुर्मी बाहुल्य इलाका माना जाता है। इसी जाति से बिहार के सीएम नीतीश कुमार आते हैं। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। 2014 में नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग होकर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तब नीतीश को 2 सीटें हासिल हुई थी, जिसमें एक नालंदा है। 2019 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़े, 16 सीट जीती। इस बार भी नालंदा सीट पर जेडीयू का कब्जा है, मतलब नालंदा में नीतीश कुमार का होल्ड बरकरार है। लेकिन जब मुख्यमंत्री के ही जिले में सांप्रदायिक सवाल उठेंगे, विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल करेगा। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। मैं देश का गृह मंत्री हूं, बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। यहां पर शासन में बनी है, मुझे बताइए, जिस
सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार ला सकती है। नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। नीतीश कुमार को उनके ही घर में घेरने की रणनीति बीजेपी ने तैयार कर ली है। इसके साथ ही साउथ बिहार के गंगा बेल्ट पर भी नीतीश कुमार की पकड़ ढीली हुई है, जिसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, जिसका हेडक्वार्टर सासाराम है, जहां सांप्रदायिक हिंसा हुई है, जहानाबाद 2020 के विधानसभा चुनाव में सीपीआई एमएल यानी माले ने 12 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया था। तब बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन था और माले आरजेडी के महागठबंधन का हिस्सा था। माले ने सबसे ज्यादा उन सीटों पर डेंट मारा जहां जेडीयू को कैंडिडेट नीतीश बाबू की पॉपुलैरिटी घट गई है। जिस सासाराम में हिंसा और पत्थरबाजी हुई, वहां गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था जो रद्द हो गया, तो नवादा से ही अमित शाह ने सासाराम के लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। सुबह में जो सासाराम जाना था, जयंती के निमित्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई। सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, मैं सासाराम जरूर आऊंगा। महान सम्राट अशोक की स्मृति में एक सम्मेलन करने का काम हम करेंगे। बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के लिए बिहार की 40, यूपी की 80 और महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट काफी अहम है। इन राज्यों में बीजेपी के सामने यूपी में बीजेपी के लिए राह 2019 के मुकाबले थोड़ी आसान दिखाई दे रही है। 3 राज्यों की कुल 168 लोकसभा सीटों का कैलकुलेशन 24 में बहुत अहम होने वाला है। बीजेपी के लिए बिहार के महागठबंधन और कास्ट कैलकुलेशन। बिहार में अगर बीजेपी के खिलाफ 3 बड़े कास्ट कैलकुलेशन पर नजर डालें तो Y+M+K बिहार में यादव करीब 12%, मुस्लिम करीब वो। अब बीजेपी और उसके रणनीतिकार इस आंकड़े को, इस समीकरण को दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। मसलन बीजेपी जब 2014 में नीतीश से अलग होकर चुनाव लड़ी थी, तब वो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 30 पर लड़ी थी, जिसमें से वो 22 सीटें जीती। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। बीजेपी ने सभी 17 सीट जीती। 2024 में बीजेपी की मंशा बिहार में छोटे दलों के साथ गठबंधन करके ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है, जिससे ज्यादा सीटें जीत सके। नवादा की अपनी रैली में अमित शाह ने इसके नीतीश और सरकार के सहयोगी जो है वो भी विधायक हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से
को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब ये दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता को कहकर जाना चाहता हूं। बीजेपी बिहार में नीतीश और तेजस्वी के गठबंधन को डिरेल करने के लिए 3 फॉर्मूले पर काम कर रही है। बिहार में Y+M+K का कुल वोट करीब 34%, बाकी बचे 66% वोट पर बीजेपी की नजर है। पीएम मोदी ओबीसी हैं, लिहाजा बीजेपी जातियों को कैलकुलेशन कर रही है। 66% वोट को हिंदुत्व के नाम पर एग्रीगेट कर रही है। बिहार में बीजेपी मुद्दा बना रही है कानून व्यवस्था। मैं राज्यसभा में बिल लेकर गया, ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जदयू हमारे साथ थे। जदयू वाले फिर भी विरोध किया और कहने लगे मत हटाइए, ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आतंकवाद चलता था। धारा 370 हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे अंत तक बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, ममता, मोदी जी ने एक दिन सुबह राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और आसमान से भी ऊंचा राम मंदिर। बिहार के सासाराम में रामनवमी के दिन पत्थर चले, हिंसा हुई, नालंदा में गोली चली, पत्थरबाजी हुई, बंगाल के हावड़ा में लोगों के घरों पर पत्थर चले, मंदिर पर अटैक हुआ। लेकिन नहीं आई, ना पत्थर चले। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों की हेडलाइन तक यूपी मॉडल की बात होने लगी। लोग कहने लगे दंगा के लिए योगी मॉडल ही एक इलाज है। मैं मुसलमान हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि अगर 44 केंद्रीय योजनाओं में सबसे किया है तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, उन्होंने सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में गुंडों का राज नहीं है, उनके राज में गुंडों का राज था। एक गुंडा फोन कर देता था तो डीएम साहब कांप जाते थे, मगर आज खुद फलाने ही साहब कांप रहे हैं कि कहीं डीएम साहब न तलब कर ले। ये बदल दिया है, राज्य की दिशा बदल दी है, राजनीति की दशा बदल दी है श्री योगी महाराज ने। ये देश का परम सौभाग्य है। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला, ये हमारे देश का परम सौभाग्य है। और उत्तर प्रदेश का परम आदित्यनाथ योगी जी महाराज जैसा कर्मठ, जुझारू, न डरने वाला, निडर, बेबाक, गुंडा माफियाओं के सामने सीना तानकर फौलाद की तरह कर्म योगी आदित्यनाथ महाराज जी जैसा उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री मिला। आदमी नहीं, वक्त बलवान हो, भुगतना उसको वैसे ही पड़ेगा। इसमें हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं है। चलती चक्की दे के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बच्चन खोए। ये दोहा कितना प्यारा है। ये संसार है भाई, जो बुरा करेगा उसको तो पिसना ही पिसना है। इनकाउंटर अभी कम हो रहा है। पड़ोस में ठाकुर का लड़का मारा गया है, किसने कह दिया? ये सारा सर फेक है, मुसलमानों पे केवल नहीं हो रहा है। ये योगी जी सबको बजा रहे हैं।
अपने इसी मॉडल उत्तर प्रदेश में सख्त लॉ एंड ऑर्डर ने उसको करके दिखाया। एक ऐसे प्रदेश जो अपराधी माफियाओं के लिए कुख्यात, वो कानून व्यवस्था के लिए जाना जाने लगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए नजीर बन रही है और उसी के बगल का स्टेट बिहार, जहां रामनवमी के जुलूस में हिंसा हुई, के साथ साथ 27 का भी लक्ष्य रख दिया। पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनिए, फिर बताते हैं कैसे यूपी मॉडल के जरिए बीजेपी बिहार जीतने का प्लान बना रही है। आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, तो नजदीकी है, चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे शासन में दंगे नहीं। इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर जाए भीड़ दिखाई पड़ती है। मुझे बताइए, बिहार की 40 सीटें मोदी जी को देंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है मोदी जी को दिल्ली में, जोर से बोलिए, देंगे क्या? सामने 2024 में Y+M+K यानी यादव मुस्लिम कुर्मी समीकरण है, जिसका कुल वोट करीब 34% है। यूपी में भी 2019 में बीजेपी के सामने इससे बड़ा गठबंधन था। मायावती और अखिलेश सामने थे। इस गठबंधन में M+J+J, यादव 12%, मुस्लिम 19%, जाटव 11%, जाट 2%, कुल मिलाकर 44% वोट। लेकिन 2019 में मायावती और अखिलेश के गठबंधन, वहीं बीजेपी गठबंधन का वोट शेयर 2014 के 42.6% के मुकाबले 2019 में 51.2% तक पहुंच गया। मतलब साफ है, 2019 बिहार और यूपी की तस्वीर करीब करीब एक जैसी ही है। ऊपर से बीजेपी के पास कानून का मुद्दा है, हिंदुत्व का एग्रीगेट है। आज बिहार बंगाल के रास्ते पर चल रहा है, जहां अमन चैन शांति भंग हो, लाचार दिख रहे हैं, मीडिया कुछ दिखा रहा है और वास्तु स्थिति और वो कुछ बोलते हैं। जैसे मैं 2 प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या कभी भी राज्य में कभी हमने तजिया पर कोई पत्थर फेंका? कभी फेंका? कभी फेंका? अगर नहीं फेंका तो हमारे तजिया पर, आपके तजिया पर, हमारे हनुमान जी के, हमारे रामचंद्र भगवान के राम जन्मभूमि उत्सव में इसका जवाब आपको देना होगा। देंगे जवाब? जवाब देंगे? 2019 में विपक्षी मोर्चा हानिकारक रहा। अब 24 में फिर से सबकी नजर बिहार के बाद जो हालात नजर आ रहे हैं, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सब एकला चलो की बात दोहरा रहे हैं। मतलब अगर यूपी में विपक्ष का बिखराव हुआ तो क्या 2014 वाला कमाल बीजेपी 24 में भी यूपी में दोहरा सकती है? मिल सकती है, क्योंकि यूपी में बीजेपी के पास मोदी जैसा चेहरा है तो योगी जैसा सीएम है। योगी जी को जय श्री राम।
संख्या में आप हैं, पूरी निश्चितता के साथ में, उत्साह और उमंग के साथ आए हैं। अन्यथा पर्व और त्योहार आते ही हम सब दंगों के भय से घर से बाहर नहीं निकलते थे, दंगे हो जाते। पर्व और त्योहारों को बैन कर देता था, लेकिन आज पर्व और त्योहार बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं। यूपी ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की 48 सीटों पर भी लड़ाई दिलचस्प है। शिंदे ने ठाणे से वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाली। शिंदे के साथ बीजेपी के कई नेता भी गौरव यात्रा में शामिल हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट का गठबंधन है, तो उद्धव ठाकरे महाअघाड़ी के साथ हैं। महाअघाड़ी शिंदे ने सावरकर गौरव यात्रा निकाली। ठाणे के अलावा ये यात्रा मुंबई के 11 अलग अलग जगहों पर भी निकाली गई। मुंबई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार इस यात्रा में शामिल हुए। पर चलने की प्रेरणा और जन सहभागिता की यात्रा है। कांग्रेस और विशेष रूप से राहुल गांधी सावरकर जी का तो अपमान करते ही है, लेकिन सावरकर स्वतंत्र सेनानियों का अपमान करते हैं। हमें ये कतई मंजूर नहीं। और पूरा देश और सामान्य जनता सावरकर जी के विचारों पर चलने के लिए रास्ते पर उमड़ पड़ा है। जिससे माफी मंगवाए, जब तक वो माफी नहीं मंगवाएंगे तो ये सिर्फ उनके साथ चलने का बहाना उनके भाषण में था, यही माना जाएगा और इसका हमें यहाँ पर हम निषेध करते हैं। वीर सावरकर गौरव यात्रा महाराष्ट्र के 288 विधानसभा मतलब साफ है, 24 का चुनाव है। बीजेपी महाराष्ट्र में 24 के चुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है, जिसके नायक हैं वीर सावरकर। क्योंकि विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी यही मुद्दा लेकर 24 में महाअघाड़ी को पटखनी देना चाहती है। बीजेपी 2019 में महाराष्ट्र की 25 सीटों पर लड़ी थी, 23 सीट जीती थी। 24 में बीजेपी 48 सीटों में से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। साथ में उसके सहयोगी होंगे एकनाथ शिंदे। बीजेपी का मकसद साफ है, हिंदुत्व के मुद्दे पर करना। 14 और 19 का जो ट्रेंड रहा है, जब लड़ाई मोदी और राहुल के बीच हुई है, फायदा मोदी को ही हुआ। और अब बात पाकिस्तान की, जो अपनी बर्बादी की तरफ अब सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा बल्कि बहुत तेजी से लुढ़क रहा है। किसी भी दिन खबर आ जाएगी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की पब्लिक रो रही है, क्योंकि रमजान के महीने में उन्हें रोजे में दिन भर भूखे रहने के बाद शाम को खाना नसीब नहीं हो रहा है। उनका पूरा दिन इसी जद्दोजहद में गुजर रहा है कि शाम को खाएंगे क्या। सरकार सस्ता आटा मुहैया करवा। इमरान खान शहबाज शरीफ की छाती पर मूंग दल रहे हैं। वो जल्द से जल्द इलेक्शन की मांग कर रहे हैं। अब इलेक्शन करवाने के लिए पैसे चाहिए, वो पाकिस्तान के पास है नहीं। दुनिया में पाकिस्तान अगर ईद आ गई है, कपड़ा कहां से लेगा? क्या करेगा? ये जो हमारा माशी बुरान है, जिसमें हम धंसते और पाकिस्तानी कर रहे हैं खुदकुशी। अल्लाह ना करे वो डिप्रेशन का मरीज बनकर खुदा ना खास्ता सुसाइड, खुदकुशी की तरफ जा सकता है। ऐसा हुआ है कि लोग बेचारे नहीं देख पाते थे और रोज घर वालों से ताने मिलते हैं। याद आ रहा है बस हिंदुस्तान। इंडिया हम देख रहे हैं काफी देर से, हर ना सिर्फ आईटी के सेक्टर में, डिफरेंट सेक्टर्स में दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। परेशानी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का आजकल बस इन्हीं लफ्जों से वास्ता पड़ रहा है। दिन रात बस एक ही फिक्र
कि शाम का चूल्हा कैसे जलेगा, बच्चों का पेट कैसे भरेगा। पाकिस्तान में महंगाई ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खुदा के वास्ते गरीबों पे रहम करो। गरीब आदमी बिल्कुल पिस चुका, उसकी तनख्वाह 15,000, 16,000, ज्यादा से ज्यादा 20,000, इससे ज्यादा नहीं। अगर 500 रुपए उससे क्या लेगा? घी ले, 40 रुपए किलो आटा ले, अगर क्या लेने के लिए। अगर फ्रूट का तो सोच भी नहीं सकता कि वो फ्रूट खाए गरीब आदमी रोजा रखने के बाद। वो तो भूख से बस, उसके पास तो कुछ भी पैसे नहीं, कपड़ा कहाँ से लेगा? गरीब क्या करेगा? पाकिस्तान में महंगाई मार्च में 35.37% पर पहुंच गई है। यह अब तक का सबसे ज्यादा सिर्फ 12.72% थी। सबसे ज्यादा महंगाई खाने पीने के सामान में दर्ज की गई 47.2%। समस्या यह है कि और दिन भर शाम के इफ्तारी का इंतजाम कर रहे हैं। सामान्य चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। केला 250 से 300 है, नींबू 800 से 1,000 रुपए किलो में बिक रहा है, बिक रहा है। आटा 185 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। फलों की बात करते हैं तो केला गुज़िश्ता महीने जो है तकरीबन 50 से 60 रुपए दर्जन जो है वो मिलता था, और दर्जा अव्वल का केला जो था वो तकरीबन 250 रुपए दर्जन जो है दर्जा अव्वल का केला है, और तकरीबन 150 से 200 रुपए जो है दर्जा 2M का केला जो है फरोख्त हो रहा है बचत बाजार में। जबकि अगर हम बात करें सब्जियों की, फरोख्त की जा रही हैं सब्जियां भी, और इसी तरीके से उनमें इजाफा जारी है। गुज़िश्ता माह की निस्बत जो है इस माह 100% से ज़ायद जो है सब्जियों, फलों, अशिया खुर्दनोश में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी अब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी जो है सरकारी गरीब आम आदमी की बात करें या उस दिहाड़ीदार मजदूर की बात करें जो कि यौमिया 800 से 1,000 रुपए कमाते हैं, उनके लिए इस वक्त एक वक्त का खाना भी जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। के लिए शहर दर शहर लोगों की लाइनें लगवाईं, लेकिन उसमें भी भगदड़ मची और बहुत से पाकिस्तानी मारे गए। यानी घर पर भूख मार रही है और सड़क पर ज्यादा दबाव है, और वो डिप्रेशन में जी रहे हैं क्योंकि बीवी बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे। इसीलिए अब मौलाना अपनी तकरीरों में लोगों को समझा रहे हैं। और उसको बहुत ज्यादा फीलिंग है। बाज़ औक़ात हम समझते हैं उसको फीलिंग नहीं है, उसको बड़ी फीलिंग है कि मैं घर वालों की फरमाइशें पूरी नहीं कर पा रहा हूं, पूरा नहीं हो पा रहा है। वो तो बेचारा उसी कैलकुलेशन में चल रहा होता है। कई लोग तो 20 तारीख के बाद कर्जे की तरफ जाते होंगे, सोचते होंगे, जेब से पैसे निकालते होंगे, गिनते होंगे, फिर वापस रख लेते होंगे कि कैसे गुजरेंगे 10 दिन। इस वक्त में अब घर मेहनत करने वाले अपने घर के मर्द को सपोर्ट करें, उसको ताने ना दें, तुम तो कुछ लाते ही नहीं हो, बराबर वालों ने देखो ये ले लिया तो उनके पास इतनी अच्छी इफ्तारी आती है, आप हमें कोई घुमाने नहीं जाते, अभी तक आपने ईद के कपड़े नहीं दिलाए। देखिए ये वो प्रेशर है जो बंदे से खुदकुशी की तरफ जा सकता है। ऐसा हुआ है कि लोग बेचारे नहीं देख पाते थे और रोज घर वालों से ताने मिलते हैं। अच्छा सुसाइड नहीं भी कर रहा, खुदकुशी नहीं भी कर रहा, तो सुन 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 के वो बेचारा डिप्रेशन का मरीज बन रहा है, और मरीज बन के तो जो कमा के ला रहा है वो भी दबा जा रहा है, और जिस IMF से उसे इतनी उम्मीदें थी वो भी उसे लगातार टाल रहा है। IMF से पैसा लेने के लिए हुई बातचीत को 2 महीने हो गए हैं। पाकिस्तान से वित्तीय भरोसा नहीं मिल पा रहा। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज 37% तक बढ़ गया। पाकिस्तान का टोटल कर्ज 233 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसमें शामिल है। पाकिस्तान में एक व्यक्ति पर 2,16,709 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। इसीलिए तो इमरान खान कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराओ। ये जो हमारा माशी बुरान है जिसमें हम जा रहे हैं, हमारा मुल्क तो
हमारा रुपया 100 रुपए से ऊपर डॉलर के मुकाबले में गिर चुका है, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, टैक्स कलेक्शन गिर रही है, यानी हर तरह हम नीचे जा रहे हैं, कर्ज बढ़ का ये हाल है कि कभी मुझे याद नहीं कि पाकिस्तान में आटे के या राशन की डिस्ट्रीब्यूशन पर लोग इस तरह मरे जो हमारे तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई है, यानी माशत नीचे चली गई है। इसको ठीक करने के लिए जब तक इलेक्शन से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, यह माशत पाकिस्तान के हालात जितने खराब रहेंगे, इमरान खान को उतना ही फायदा होगा। इसीलिए इमरान हर तरह से सरकार पर लगातार चुनाव करवाने का दबाव डाल रहे हैं। सरकार कह रही है कि अभी तो नहीं, लेकिन अक्टूबर में चुनाव करवाएंगे। अब मेरा अगला सवाल ये, मुझे खतरा है कि ये अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे। ये अक्टूबर तक तब लेके जाएंगे जब इनका ख्याल है कि अगर इमरान खान जेल में हो या खत्म हो, मुझे आज ये बता दें, एक वजह बता दें कि आप इलेक्शन अक्टूबर में क्या होगा जो आज नहीं है। मुझे ये बता दें इकॉनमी बैठ रही है, ना बाहर के लोगों को कोई इत्मीनान रह गया इनके ऊपर, ना पाकिस्तान के लोगों को इस गवर्नमेंट पे कोई इत्मीनान है। हालात कौम को पता है क्या हो रहा है, और ऊपर से जो महंगाई की लहर अभी आ रही है, और महंगाई अभी तो आईएमएफ का फंसा हुआ कि आईएमएफ के पास साथ जाना या नहीं जाना। डर यह है कि आईएमएफ के साथ जाएंगे तो मजीद और महंगाई आएगी, लेकिन आईएमएफ के साथ अगर नहीं जाएंगे तो डिफॉल्ट नजर आ रहा है। तो ये तो फंस गए हैं। अगर मिलना लंदन भागने के लिए, सीधी सीधी बात है, असेंबलियां टूटी हैं, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, इसके अलावा कोई आइन में और कोई गुंजाइश नहीं है। और पूरा पाकिस्तान आइन की रिस्टोरेशन के लिए सड़कों के ऊपर होगा। दूसरी तरफ सरकार में शामिल पार्टियां अभी इलेक्शन से दूर भाग रही हैं। इसलिए अभी चुनाव नहीं होंगे, चुनाव वक्त पर होंगे। क्या हमें बांग्लादेश और मुल्क टूटने का हादसा भूल गया है? अभी वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने वो हादसा कहना था सामने आए। तो आज भी हम ये समझते हैं कि एहतियात से काम लिया जाए, जिद न की जाए, फरीक बनकर किरदार ना अदा किया जाए, कोर्ट को गैर जानबदार रहने दिया जाए और मुल्क पे अपने लिए मुश्किलात न पैदा करें। तो इलेक्शन की तारीख के तयन के हवाले से किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे और न ही हम ऐसे मुजरिमों के साथ डायलॉग करना चाहिए। के लिए पैसा कहां से लाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो अपने रोजाना का खर्चे चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। वो तो अपने बाशिंदों का पेट भी नहीं भर पा रहा कि उनके हुक्मरानों ने उन्हें जिंदगी भर कश्मीर में बिजी रखा और खुद मुल्क को लूट कर खा गए। अब वो जैसे भारत सरकार ने कश्मीर के लिए इस साल का बजट $14.5 अरब का तय किया हुआ है, यानी $7 अरब के दोगुने से भी ज्यादा है। भारत के कश्मीर की यही तरक्की देखकर पाकिस्तान की तरफ रहने वाले कश्मीरी, कारगिल का आपने नाम सुना होगा, कारगिल बॉर्डर पे इंडिया वाले ट्रक लेके आते हैं, इंडिया वाले कारगिल बॉर्डर पे ट्रक लेके आते हैं, पाकिस्तानी फौज गधा गाड़ी पे जाते हैं। ये तरक्की हो गया गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ से जो इंडिया की फौज जो आती है वो कंटेनर्स में आती है। कंटेनर्स आते हैं। ओह, तो हमारे गधा गाड़ी में जाते हैं। हमारे गधे जाते हैं। आप गधों के ऊपर
आप देखेंगे आधा जो बल्तिस्तान है वो इंडिया के पास है, आधा जो है वो गिलगित के पास है, पाकिस्तान के पास है। अगर दूसरी तरफ आप बल्तिस्तान की तरफ नज़र घुमाते हैं तो वहाँ पर डेवलपमेंट कुछ नज़र आता है। बेसिकली मैं हूँ खपलू से हैं। खपलू में 1971 की 3 गांव इंडिया में चला गया ना, उसके उधर हमारे रिश्तेदार वगैरह अभी भी उधर है, फ़ोन पे अभी बात होते हैं ना, तो उधर तो बहुत अच्छे है, तरक्की और सड़क भी। बारे में क्या बताते हैं? आटा कितने किलो वहाँ के जो रहते हैं, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग आते हैं इंडिया में, वो क्या बताते हैं? वहाँ जो 10 किलो वाला यहाँ पे 1100 में ना, वहाँ पे 350 या 400 में है। 2000 में आटा नहीं मिल रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मकबूजा कश्मीर जो इंडियन उस तरफ जो कश्मीर है वहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से डेवलपमेंट भी होती है। वहाँ पे 1000 बेड हॉस्पिटल, गायनी का हॉस्पिटल बना हुआ है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, जो श्रीनगर है, गंगा राम हॉस्पिटल है जो है ना, वो वहाँ पे ख्वातीन का जो है ना इलाज होता है, और किसी का कोई ऑपरेशन सी सेक्शन भी नहीं होता है, और वो भी उसका होता है। अब असल मसला ये है कि एक तो ये है कि आपने ये वो इंडिया साइड कश्मीर की बात बता दी, अब अपने साइड कश्मीर के हॉस्पिटल में जो पिम्स हॉस्पिटल है ना, इतना सा भी हॉस्पिटल कोई नहीं है कि वहाँ पे लोगों का किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो वो रास्ते में दम तोड़ जाता है। पिंडी इस्लामाबाद सारे वहाँ पे जो अदारे हैं वो सारे मफलूज हैं। भारत और भारतीय दुनिया के बावजूद भारत में हालात कंट्रोल में हैं। भारत तो तमाम प्रतिबंधों के बावजूद सीधे रूस से ही तेल आयात कर रहा है, और ये सब देखकर पाकिस्तानी पहले भारत से तुलना या कंपटीशन करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और बनने जा रहा है। आईटी इंडस्ट्री में दुनिया को अब इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान सोवियत यूनियन का उस वक्त था और एक अमेरिका का था, और अमेरिका ने उस वक्त पाकिस्तान के साथ मिल गया, और पाकिस्तान इंडिया लगता है कि यार न्यूट्रल होने की तकलीफें बहुत फेस करनी पड़ती हैं, सारी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन एंड द एंड उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है। इंडिया की बात करें, इंडिया न्यूट्रल होने की वजह से आज उसके रिलेशन हर ना सिर्फ आईटी के सेक्टर में, डिफरेंट सेक्टर्स में दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। ठीक है, वो ना सिर्फ रशिया से बल्कि आप थोड़ा सा वास्ट और वो अपना दिन ब दिन हर सेक्टर में तरक्की कर रहे हैं, जिससे बेनिफिट क्या हो रहा है। अब सबसे पहले आप देखें कि उन्होंने आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर चुके हैं। इतनी सब कुछ है, लेकिन उन्होंने उस सब चीज़ों को के साथ साथ होते हुए उन्होंने अपने कंट्री पे काम किया है, उन्होंने उन चीज़ों को ओवरकम किया। और हमारी पाकिस्तान से अगर आप कंपेयर करना चाहें, हम बेसिकली हम पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान में हम इस टाइम टॉप 2 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो एक कायदिया 400 टॉप 400 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के में नहीं आती। असल में मुश्किल हालात में पाकिस्तान और वहां की आवाम को हिंदुस्तान ही याद आता है। ये पाकिस्तान का पुराना इतिहास भी रहा है। इसीलिए तो शहबाज शरीफ अपने गुनाहों की खुलेआम माफी मांग रहे हैं, लेकिन भारत चुपचाप वेट एंड वॉच रहा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा के बाद आज हुगली में जबरदस्त हंगामा हुआ। पहले आगजनी हुई, इसके बाद बंगाल पुलिस लोगों को लाठियों से खदेड़ रही है। इस हंगामे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी है। पत्थरबाजी की चपेट में आए लोगों में वहां के एमएलए विमान घोष भी शामिल हैं, जिन्हें एक रैली निकाली थी। इस दौरान वहां पथराव शुरू हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने आगजनी शुरू कर दी, लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।